हेलो बच्चों, अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अपना ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, साथ में सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो बच्चों, इतना कम समय में आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका पुनः एक बार तहे दिल से शुक्रिया। बच्चों, इसी तरह हमसे प्यार बनाए रखिए, मैं भी आपके साथ इसी तरह बने रहूँगा। तो बच्चों, हमने शुरू कर दिया है आपके साथ, आपसे कदम मिलाकर चलना। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो वीवीआई होंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जो आपका सेंटअप जो क्वेश्चन जो एग्जाम है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम लोग उसी का डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, हो जाइए तैयार और जुड़ जाइए अपना ऑनलाइन क्लासेस के साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। तो बच्चों, आज का जो मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने, वो सब्जेक्ट है सोशल साइंस। उनका एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस में के जो पहले चैप्टर हैं उनमें जो भी वीवीआई क्वेश्चन है जहां से पूछा जा सकता है, आज मैं वही क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। तो बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बात और कि चलिए आप लोग यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 96611123 890। तो ये बाबू, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी सवाल है आप हमसे इस पर पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर हाई लिख करके भेजिए, हम आपको इस पर एक लिंक भेजेंगे जो हमारा व्हाट्सएप चैनल होगा। उस चैनल पर जुड़ने का फ़ायदा यह है कि आपको सारी नोटिफिकेशन या मैं पीडीएफ जो पढ़ाऊंगा डालूंगा आपको आसानी से मिल जाएगा। तो बच्चों, इस पर आप हाई लिख कर जरूर भेजें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपके लिए लेकर के आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन, जिससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और उसी का मैं वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए, और लगता है बैटरी बैठ गया है, चलिए मैं बैटरी बदल लेता हूँ। चलिए, बैटरी खत्म हो गई थी, इसके लिए माफी चाहता हूँ, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है और उसका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध करता है? पहले क्वेश्चन समझिए फिर आंसर दीजिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। कहीं कहीं आपको एग्जाम में क्या किया जाएगा, फंसा दिया जाएगा, उल्टा पुल्टा थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा ताकि आप घबरा जाइएगा और गलत आंसर करके आ जाइएगा, जिससे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बाबू, बिल्कुल गलती नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। संविधान, जो हमारा संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद है, यानी हमारे संविधान में जो भी अनुच्छेद हैं उसमें धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव, निषेध मतलब नहीं करना है, ये मना करता है कि हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ऊंच नीच नहीं कर सकते हैं। यह जो है कौन सा अनुच्छेद का है? तो यह कौन सा है? अनुच्छेद 15 का। कौन सा अनुच्छेद? 15। कौन सा अनुच्छेद? 15। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान की इस जगह से हैं, इस वंश के हैं, इस धर्म के हैं, इससे हम नफरत करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके लिए अनुच्छेद 15 में कहा गया है, जिसके अनुसार क्या है, यह निषेध है, मतलब ये बिल्कुल मना किया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी अनुच्छेद 15। कौन सा अनुच्छेद में? 15 में। कौन सा अनुच्छेद में? 15। धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, यानी अनुच्छेद 15। ठीक है, चलिए। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम, कुपरिणाम का मतलब होता है गलत परिणाम, अच्छा परिणाम नहीं। कु मतलब गलत, है ना, सु मतलब अच्छा, तो कुपरिणाम का मतलब है कि गलत परिणाम। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या हुआ? अपने क्षेत्र से लगा हुआ नहीं, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता नहीं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यदि क्षेत्रवाद की भावना होगा तो अपने क्षेत्र से लगाव नहीं होगा। राष्ट्रहित के लिए भी ये भी, क्योंकि कुपरिणाम है तो राष्ट्रहित में हो नहीं सकता, कुपरिणाम है तो राष्ट्रीय एकता में हो नहीं सकता, ये अलगाववाद को बढ़ावा देता है, यानी हम लोगों में भिन्नता जो है वो प्रदर्शित करता है, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। यानी क्षेत्रवाद की भावना, हम इस क्षेत्र से हैं, इसका मतलब क्या, हम दूसरे वाले क्षेत्र से क्या करेंगे, नफरत करेंगे, उनमें भेदभाव करेंगे। तो इसीलिए क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद, क्योंकि क्षेत्र से लगाव, कुपरिणाम है तो लगाव हो नहीं सकता, राष्ट्रित हो नहीं सकता, राष्ट्रीय एकता हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब सुपरिणाम है। कुपरिणाम होगा अलगाववाद, यानी हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, हम लोग अपने आप को बांट लेंगे। चलिए, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो फ्रेंच भाषा को। ब्रुसेल्स एक देश है जहां जो पानी में है, ठीक है, और यहाँ जो है, जो यहाँ पे 80% लोग जो है, 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। चलिए, मराठी मानुस का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मराठी मानुस का विवाद, मराठी यानी मराठा, मराठा कहाँ? शिवाजी। इसका मतलब क्या? महाराष्ट्र, मौ से मौ से महाराष्ट्र, मौ से मराठा, मौ से महाराष्ट्र, मौ से मराठा, याद रखिएगा। मौ से महाराष्ट्र, और मौ से मराठा, ये बाबू याद रखिएगा, ये फिर नहीं भूलिएगा। तो मराठी मानुस का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य से? महाराष्ट्र। अभी भी वहां पर एक विवाद चल रहा है मराठा, कि हमको, मराठा लोग कह रहे हैं कि हमको अलग से आरक्षण दिया जाए। तो ये मराठा मतलब मराठा मानुस जो है वो महाराष्ट्र में विवाद विवाद है ना। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? यानी 19 19, तो 19 जो है वो स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? स्वतंत्रता से संबंधित, यानी भारत के में जो है 19 अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो वो क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार 19 में, अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? तो ये क्षेत्रीय भी है और सामाजिक है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए तथा बी दोनों। श्रीलंका जो हमारा बगल का पड़ोसी देश है, वहां पर जो विवाद है, विभाजन का जो विवाद है, वो क्षेत्रीय भी है और सामाजिक है, इसलिए वहां पर अभी हाल ही में बहुत बड़ा विवाद हुआ था, है ना, जिसके कारण के सत्ता पलट भी हुआ था। तो श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का किस स्तर पर है? क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों पर, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। चलिए, पीटर पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? है ना, पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? तो ये कहाँ के थे बाबू? ये जो थे ऑस्ट्रेलिया के थे। पीटर धामन जो कहाँ के थे? वो ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, चलिए।
रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? बाबू, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति भी इसमें कोई था तो पहला था मार्टिन लूथर किंग। यानी नाम में किंग लगा हुआ है, मार्टिन लूथर किंग। क्या नाम था? मार्टिन लूथर किंग। क्या नाम था बाबू? मार्टिन लूथर किंग। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति जो था वो पहला कौन था? मार्टिन लूथर किंग ने, जो खड़े होकर के वर्ल्ड में पहली बार शुरू किया कि रंग भेद की नीति नहीं चलेगा, यानी काले गोरे में भेदभाव जो था वो नहीं चलेगा। उसका पहला आंदोलन, पहला आवाज उठाने वाला व्यक्ति जो था वो मार्टिन लूथर किंग था। कौन था? मार्टिन लूथर किंग। चलिए, मेक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है ना। मेक्सिको ओलंपिक जो हुआ था यहाँ पर रंगभेद का था। क्या था? रंगभेद का। क्या था? रंगभेद, यानी काले और गोरे का भेद। क्या था? काले और गोरे का। ठीक है, क्या था? काले और गोरे का। तो मेक्सिको ओलंपिक की घटना का उदाहरण किस चीज का है? रंगभेद का, यानी काले गोरे का रंगभेद जो था उसका है। ठीक है, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? तो जर्मनी में नाजीवाद क्या था? जर्मनी में हिटलर ने शुरू किया था क्या? नाजीवाद, है ना। नाजीवाद जर्मनी में हिटलर ने, हिटलर ने क्या शुरू किया था? नाजीवाद। और इटली में मुसोलिनी, मुसोलिनी जो थे वो क्या किए थे? फांसीवाद। ठीक है, याद रखिएगा। इटली में, इटली में मुसोलिनी फांसीवाद का शुरुआत किया था, और जर्मनी में हिटलर ने नाजीवाद का शुरुआत किया था। ये याद रखना बच्चों, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इटली में मुसोलिनी द्वारा फांसीवाद और जर्मनी में हिटलर के द्वारा नाजीवाद। ठीक है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? तो ये मार्टिन लूथर किंग रंग भेद का विरोधी थे। महात्मा गांधी ये भी थे कि रंग भेद नहीं चलना चाहिए, रंग भेद का विरोधी थे। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन क्लोस ये भी थे कि विरोधी थे उसके। लेकिन ये जेन गुडी जो थे ये विरोधी नहीं थे, यानी यही आंसर होगा। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं थे? नहीं लगा हुआ है, इसलिए जेड गुडी। आर्थिक बातें तो विरोधी थे तो ये तीनों थे, और ये नहीं थे। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है कि ये लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे और ये तीनों विरोधी थे, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी बच्चा। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए, श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है ना? तो वहां पर भाषाई क्या है? श्रीलंका में भेदभाव का जो है भाषा है। भाषा के आधार पर वहां पर ज्यादा भेदभाव है कि हम ये भाषा बोलते हैं, आप वो भाषा बोलते हैं। इस आधार पर वहां पर बहुत भेदभाव चलता है। तो श्रीलंका में भेदभाव का आधार है भाषाई। क्या है बाबू? भाषाई। क्या है? भाषाई। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? तो ये लोकतंत्र में। क्योंकि सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या? लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोक मतलब जनता, लोग, यानी लोगों का जहां शासन होता है उसको बोलते हैं लोकतंत्र। और लोकतंत्र में जो क्या होता है, जनता उसमें भागीदारी करती है। क्यों? क्योंकि जनता वोट देकर चुनती है। जनता जिसको चाहेगी हीरो बना देगी, जिसको चाहेगी जीरो बना देगी, इसलिए सबको जनता चुनती है। इसलिए लोकतंत्र में सच्चा साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? तो लोकतंत्र में। क्योंकि यहां पर लोग चुनते हैं, और लोग जो अच्छा काम करेंगे उसको लोग चुनेंगे, और जो काम नहीं करेंगे उनको हटा देंगे। इसलिए लोकतंत्र में यह व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। चलिए, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो इसमें है बेल्जियम, है ना। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र इनमें से कौन होगा? बेल्जियम। पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका नहीं है, युगोस्लाविया नहीं है, इसमें कौन है? बेल्जियम होगा। कौन होगा? बेल्जियम। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो बेल्जियम है। कौन सा है? बेल्जियम। सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या है?
विधायक या सांसद बनना गलत। यदि हम सिर्फ विधायक या सांसद बन गए उसको साझेदारी नहीं कहते हैं। प्रतिनिधित्व की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बनाना ये भी गलती, कि हम चाहते हैं पार्टी बना लें नेता बन जाए, ये भी जरूरी नहीं है। अपनी भाषा या धर्म इत्यादि को संवैधानिक पहचान दिलाना, सिर्फ धर्म और भाषा के लिए लड़ना, ये भी क्या है, सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य नहीं है। शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना, इसी को बोलते हैं सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी का मतलब बाबू आप जान लीजिए कि आप गए और आप अपनी बातें जो आपके हित के लिए हो, आपके समाज के लिए, आपके देश के हित के लिए हो, आप उनको मनवा लिए, तो आज का मतलब क्या हुआ, आप सत्ता में साझेदारी किए। ये नहीं कि किसी की बात मान लिए तो हो गया, या फिर नेता बन गए हो गया, विधायक एमपी बन गए हो गया, ये नहीं है। ये है कि शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णय को, यानी जो इंपोर्टेंट निर्णय है उनको प्रभावित करने का आपके पास क्षमता होनी चाहिए, जैसे हम लोग जनता हैं, है ना। यदि अच्छा से काम नहीं कीजिएगा तो अगली बार चुनेंगे नहीं और आपको हीरो से जीरो बना देंगे। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, डी। चलिए, जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है, ये भारत में बहुत है ना। हम लोग जन्म के आधार पर विभेद करते हैं कि नहीं ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंच है, ये नीचे है, ये अमीर है, गरीब है ना। ये भारत में सबसे ज्यादा होता है। और ये कब से होता है, जन्म से ही, कि उसके यहाँ पैदा ले लिया, वो छोटा हो गया, हम बड़े हो गए। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पे है, भारत में। तो जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है, भारत में। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य भारत का जो था वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि हम जो भाषा बोलते हैं, हमारा जो भाषा है तमिल तेलुगु, इस पर क्या हुआ, इसको हमको अलग राज्य बना दीजिए। और भारत में पहला राज्य ऐसा था, कौन था, आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया। ठीक है, तो ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य भारत का कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए क्या है, ये नकारात्मक भी है और सकारात्मक दोनों है ना। विविधता और विभेद क्या है, किसी भी देश के लिए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है, यानी इसका क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों, ये तो साझेदारी तो होना चाहिए, क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, ये गलत है। देश की एकता को कमजोर करती है, ये भी गलत है, क्योंकि देश की एकता मजबूत होती है, ये बढ़ाती नहीं घटाती है विविधता। फैसले लेने में देर करवाती है, ये भी गलत है। विभिन्न संविधानों के बीच टकराव कम करती है, ये सही है। यदि आप सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि ये आपस में जो लड़ाई है इसको कम करता है, क्योंकि आपको हक मिला है, अपने हक की आवाज उठाइए और लड़ाई या टकराव जो है उसको कम कीजिए। तो यानी सब सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है, क्या है, नहीं है, हाय नहीं, हाय और नहीं में दोनों में अंतर होता है बाबू। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है, तो क्षेत्रीयता की भावना, ये है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, है ना। नस्ल एवं रंग, सरकारी नौकरी, भाषा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी सरकारी नौकरी होगा इसका ऑप्शन। क्या होगा बाबू, सरकारी नौकरी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, यानी कौन सा देश ऐसा है जिसको धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, तो युगोस्लाविया। कौन था, एक ऐसा देश है युगोस्लाविया जिसको धार्मिक और जातीय आधार पर अपना देश को विभाजन करना पड़ा, वो था युगोस्लाविया। याद रखिएगा, युगोस्लाविया युगोस्लाविया युगोस्लाविया। लोकतंत्र में देखने को मिलता है टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना, जातिवाद को बढ़ावा देना, धार्मिक आधार पर लोगों में विभेद पैदा करना, क्षेत्रीयता के आधार पर अलग राज्य का गठन करना। तो लोकतंत्र में क्या होता है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, नहीं, लोकतंत्र में जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता है बल्कि घटाया जाता है। धार्मिक आधार पर लोगों में विभेद पैदा करता है, नहीं, धर्म के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं कहा जाता है।
क्षेत्रीयता के आधार पर अलग राज्य का गठन करता है? नहीं, कहीं भी अलग नहीं करेगा। टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करता है, यानी आपसी मतभेद को कम करके देश को आगे बढ़ाता है। यही लोकतंत्र में देखने को मिलता है। तो लोकतंत्र में देखने को मिलता है क्या? टकराव एवं विभिन्नता में टकराव है, अलग अलग चीज का बातें हैं, लेकिन फिर भी आपसी तालमेल के साथ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। चलिए बच्चों, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें से कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? यानी सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। लोकतंत्र में समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें प्रकट करना संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विभेद में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, ये तो नहीं ना होगा, विखंडन तो करेगा नहीं। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है, ये गलत है। लोकतंत्र में समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें प्रकट करना संभव है, ये सही है। लोकतंत्र सामाजिक विभेद में समझ स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन है। इसमें दो आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है, इसका आंसर दो हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, है ना। चलिए, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? तो भारत में, है ना, सॉरी, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में, है ना। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है बच्चों? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। जाति पर वहां पर जाति के आधारित पर विभाजन किया जाता है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। भारत में, भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? तो 1967 तक, है ना। भारत की राजनीति में सवर्ण जो ऊंचे जाति के लोग थे उनका वर्चस्व रहा था। कब तक? 1967 तक उनका एकाधिकार था, वर्चस्व था। चलिए, ये याद रखिएगा, 1967। प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से? एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसको प्रोटेस्ट संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ये ईसाई धर्म से। किससे? ईसाई धर्म से। किससे है? प्रोटेस्ट संप्रदाय ईसाई धर्म से। किससे? ईसाई धर्म से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? इसमें से कौन से नेता थे जो कहते थे कि जातिगत भेदभाव से मुक्त, मतलब समाज में जाति नहीं होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, ऊंच नीच वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, पेरियार ने कहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, अरे डी। क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। यानी इनमें से सभी इसका आंसर होगा। तो निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त होकर समाज निर्माण के पक्षधर थे? तो इनमें से सभी थे, सभी ने काम कर किया है समाज के लिए, है ना। प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पढ़ने का अधिकार नहीं था? तो शूद्रों को, है ना। पहले जमाने में चार होते थे, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या होता था? पहले चार जातियां होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और लास्ट में क्या था? शूद्र। ये चार जातियां होती, जिसमें शूद्र को क्या कहा जाता था? सबसे नीच। और इनको क्या क्या कहा गया था? कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्या है? इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। यानी प्राचीन काल में किनको शिक्षा पढ़ने का अधिकार नहीं था? शूद्रों को। किसको? शूद्रों को। चलिए, किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? तो रूस में, यानी रसिया में, है ना। किस राष्ट्र में विभेद? तो रसिया में आपसी विभाजन बहुत कम होता है, नहीं के बराबर, वहां सबसे कम पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? रसिया, यानी रूस। क्या हो जाएगा? रूस। संप्रदायवाद संबंधित है तो ये धार्मिक कट्टरता से। जब भी संप्रदाय की बात आती है, इसका मतलब है कि वहां पे धार्मिक बातें हो रही है ना। तो वो धार्मिक कट्टरता से होता है कि हम इस धर्म के हैं, हमारा हम दूसरे धर्म को नीचे दिखाएंगे, उस धर्म से लड़ाई करेंगे, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। यही बात इसमें कहा गया है कि संप्रदायवाद संबंधित है तो धार्मिक कट्टरता से,
है ना, आपसी मतभेद से। इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। चलिए, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन जो किया गया, ये चाइना में किया गया है ना। जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? तो चीन, चाइना। किस देश का? चाइना। किस देश का? चाइना। किस देश का बाबू? चाइना। चलिए, देख लिए। ठीक। सम सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। जब ये संप्रदाय होगी तो धर्म पर होगा, है ना। संप्रदाय की बात आएगी तो धर्म की बात आएगी, संप्रदाय की बात आएगी तो कौन सी बात आएगी? धर्म की। याद रखना है, संप्रदाय की बात आएगी तो धर्म की बात आएगी। तो सांप्रदायिकता यानी सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। किस पर? धर्म पर। किस पर? धर्म पर। यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है ना। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले को क्या बोला जाता है? सांप्रदायिक, है ना। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार, जो कहेगा नहीं धर्म ही आधार है, उसको बोला जाता है सांप्रदायिक। क्या बोला जाता है? सांप्रदायिक। देखिए, संप्रदाय से धर्म आ गया, संप्रदाय धर्म, धर्म संप्रदाय, इसको याद रखना है ना। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सांप्रदायिक। यानी ऐसे लोगों को बोला जाता है ये सांप्रदायिक लोग हैं। यानी ये धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, है ना, कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म, उसका धर्म छोटा है। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सांप्रदायिक, है ना। सिंगली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? तो श्रीलंका, है ना। सिंगली जो किस देश की राजभाषा है? श्रीलंका। सिंगली किसका? श्रीलंका। श्रीलंका। सिंगली श्रीलंका। सिंगली सिंगली श्रीलंका, है ना। सिंगली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? तो श्रीलंका की। संप्रदाय का संबंध है ईसाई धर्म से। ये प्रोटेस्ट किया था ईसाई धर्म लोगों ने, उसका नाम दे दिया था संप्रदाय प्रोटेस्ट, है ना। तो संप्रदाय का संभव है, संप्रदाय का संबंध है ईसाई से। किससे है? ईसाई से। किससे है? ईसाई से। निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है ना। तो इसमें से सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है। इसमें नहीं मिलता है। क्या है? निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार, सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? उसमें क्या होता है? नस्लवाद। क्या हो जाए? नस्लवाद। कहाँ क्या होता है? नस्लवाद। क्या होता है? नस्लवाद। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने बोले थे कि निम्नलिखित की कहे थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए। धर्म को कभी भी धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो पाकिस्तान, देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष है, अमेरिका धर्मनिरपेक्ष है, नेपाल धर्मनिरपेक्ष है, पाकिस्तान नहीं है। यानी ऑप्शन हो जाएगा नहीं, है ना। इसलिए पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में धर्म का बोलबाला है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। उसमें इस्लाम धर्म को वो मानता है, वो इस्लाम कंट्री है। तो इसलिए निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो पाकिस्तान जो है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो मुस्लिम कंट्री है। ठीक है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ये भी बात तो सही है। दूसरा देखते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। गलत है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। ये सही है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों की बराबरी का अधिकार देता है। ये भी सही है। यानी इसमें दो सही होगा, सी और डी इसका। तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है।
भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, सही नहीं है ना। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो करता है कि धर्म के आधार पर, तो ये क्या होगा, ये तो होगा नहीं। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है ना। ये आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आजादी देता है, ये तो देता है, लेकिन ये नहीं देता है तो गलत है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ये नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं और बढ़िया से पढ़िएगा इसको। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी धर्मों पर काम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, ये आंसर हो जाएगा कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, कि एक एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इसी को बोलते हैं सांप्रदायिक राजनीति। कोई भी यदि इस तरह का राजनीति करता है तो उसका मतलब क्या है, वो सांप्रदायिक राजनीति करती है। उसका कहना है कि जो मेरा धर्म है दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है ना, मेरा धर्म बड़ा है। भारत एक राष्ट्र है, वो धर्मनिरपेक्ष कैसा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं है, यानी यहाँ पर सभी धर्म समान है, आपको जो भी धर्म आप मानना चाहें आप मान सकते हैं, आपको आज़ादी है। इसलिए भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यह राष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मार्च, ये याद रखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये याद रखिएगा। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल सदस्य कितनी है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 65 है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 65 है। ठीक है, मानव जाति में आधी आबादी किसका है, तो महिलाओं की, है ना। मानव जाति में आधा पुरुष है आधा महिला है, तो इसका क्या कहा गया, मानव जाति में आधी आबादी किसका है, तो महिलाओं का। किसका है, तो महिलाओं का। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार कितना है, तो 80.94%। कितना है, 80.94। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितने हैं, 80.94। ठीक है, ये याद रखिएगा। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, है ना, तो कब हुआ था, 1945 में। कब हुआ था, 1945 में। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, 1945 में। किस वर्ष, 1945 में। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 64%। क्या है, याद रखिएगा, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 64%। कितना है, 64%। आप लोग बाबू रिवीजन करना चाहे तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका 50 क्वेश्चन आराम से रिवीजन हो जाएगा। भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत है वो 11.93%। कितना है, 11.93%। क्या है, 11.93%। महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी महिला आरक्षण का जो विधेयक लाया गया है उससे क्या होगा, तो ये होगा कि महिला प्रतिनिधियों की संख्या उससे बढ़ जाएगी। इससे क्या हुआ, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। क्या होगा, महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है, यानी लैंगिक लिंग के आधार पर जो हम लोग विभाजन करते हैं वो होता है स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर। क्या होता है, स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर। ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना वो नहीं होगा, स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात ये भी नहीं होगा, समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों की दी गई असमान भूमिका ये भी नहीं होगा। यानी होगा स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर। क्या होगा, स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, आज का क्लास बस इतना ही। तो बच्चों आप
जो प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, और मेरा चैनल जितना बढ़ेगा बच्चों, मैं उतना एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ रहूंगा, आपको मंजिल तक पहुंचा के छोड़ूंगा। तो बच्चों, आप अपना ऑनलाइन क्लासेस का ऐप भी आ गया है, आप उसे जरूर डाउनलोड करें। उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दिया गया है। आप अपने आप को जांचें कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना मार्क्स आता है, आपकी कमी कहाँ पर है। तो अपना ऑनलाइन क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें, और कोई दिक्कत हो तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 96611123 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, या हाई लिख करके भेजिए व्हाट्सएप पर, हम आपको चैनल का लिंक भेजेंगे। आप उससे जुड़ जाइएगा, उससे आपको पीडीएफ नोट्स या जो भी है सब कुछ फ्री मिलेगा। तो बच्चों, मैं आपसे इसी उम्मीद के साथ कि आप इसी तरह हमें प्यार बनाए रखिएगा मेरे साथ, हमें आगे बढ़ने में जरूर मदद कीजिएगा। हम भी आपके साथ बने रहेंगे। तो बच्चों, एक बार फिर अब हमारे क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों, आज का क्लास बस इतना ही लेते हैं। तब तक के लिए विदा। आप लोग बने रहिएगा अपना ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।